नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मुल्क में 18 साल और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू होगा। इसके लिए 28 अप्रैल यानी आज शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन जैसे ही शुरू हुआ, कोविन का पोर्टल क्रैश हो गया। इसी पोर्टल से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है। लोगों को आरोग्य सेतु और उमंग ऐप पर भी ऐसे ही मसाइल का सामना करना पड़ा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO RS शर्मा ने कहा कि हमने रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पर एक दिन में लगभग 50 लाख लोगों का टेस्ट रजिस्ट्रेशन किया था। हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन खुलने के बाद ये तादाद दुगनी हो गई हो। हम इसके लिए तैयार हैं। इससे पहले हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन के लिए तारीख का ऐलान तो किया, लेकिन किस वक्त रजिस्ट्रेशन शुरू होगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में लोगों ने 27 अप्रैल की रात 12 बजे से ही कोविन पोर्टल, आरोग्य सेतु या उमंग ऐप पर रजिस्ट्रेशन की कोशिशें शुरू कर दी। प्रोसेस शुरू ना होने की हालत में लोग सोशल मीडिया पर शिकायत करते भी नजर आए। इसके बाद आरोग्य सेतु ऐप के जरिए हुकूमत ने हालात वाजे किए। इसके मुताबिक 18 साल और उससे ज़्यादा के उम्र के वो लोग जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनके लिए 4 मई को शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। ऐसे लोगों को अपॉइंटमेंट भी प्राइवेट और सरकारी एजेंसीज के सेंटर्स की सहूलत की बुनियाद पर ही मिलेगा, यानी रियासतों में 1 मई को वैक्सीनेशन के लिए तैयार सेंटर्स की बुनियाद पर ही लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। आरोग्य सेतु के ट्विटर हैंडल के जरिए सुबह 7:50 पर शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होने का ऐलान किया गया था। इसीलिए काफ़ी पहले से ही रजिस्ट्रेशन करने की कोशिशें कर रहे लोगों ने सोशल मीडिया पर काफ़ी नाराज़गी जताई। उनका कहना था कि हुकूमत को वक्त का ऐलान पहले ही करना चाहिए था। लोग 27 अप्रैल रात 12 बजे से ही रजिस्ट्रेशन ट्राई कर रहे थे। कोविन पर 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए https://selfregistration.sit.cowin.in जैसे कुछ फेक लिंक भी चल रहे हैं। हालांकि हुकूमत ने साफ कर दिया है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ कोविन, आरोग्य सेतु और उमंग ऐप पर ही होंगे। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 8,30,822 कोरोना के नए मुतासरीन की पहचान हुई है और 14,821 लोगों की मौत हुई है। नए मुतासरीन के आंकड़े की बात करें तो पीर के रोज दुनिया भर में आए केसेस के 43% मामले सिर्फ हिंदुस्तान में मिले। यहाँ 3,62,902 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। दुनिया में अब तक करीब 14 करोड़ 93 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। उनमें से 31,49,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 12 करोड़ 70 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1 करोड़ 91 लाख लोगों का दुनिया में इलाज चल रहा है। इनमें से 1 करोड़ 90 लाख लोगों में कोरोना के हल्के अलामात हैं और 1,11,000 लोगों की हालत तशवीशनाक है। वहीं अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक अहम फैसला लिया। CDC ने कहा कि ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन का पूरा डोज यानी सिंगल या डबल डोज वैक्सीनेशन लिया है, वो घर के बाहर बिना मास्क के निकल सकेंगे। हालांकि ये लोग छोटे ग्रुप्स में ही मिल सकेंगे, उन्हें भीड़ नहीं जुटाने दी जाएगी। इससे पहले इसराइल ने भी इसी तरह का कदम उठाया था। वहां भी कुछ कवायद के साथ बिना मास्क के घर से निकलने की मंजूरी दी जा चुकी है। इसराइल में करीब 60% आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट की जा चुकी है। अमेरिका में हिंदुस्तान की मदद के लिए 15 से ज़ायद क्राउड फंडिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। इन प्रोग्राम से करीब 65 करोड़ रुपए हासिल हो चुके हैं। इनमें सेवा इंटरनेशनल के कुछ ही वक्त में 30 करोड़ रुपए जुटाए हैं। साथ ही लोग सीधे PM केयर्स फंड में भी पैसे भेज रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन से जान गंवाने वालों का आंकड़ा आज 2 लाख के पार हो गया। इसी के साथ हिंदुस्तान दुनिया का चौथा मुल्क बन गया जहां इस वबा के चलते 2 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अब तक 2,01,165 लोगों की मौत इस वबा से हुई है। अमेरिका में अब तक सबसे ज्यादा 5,87,000, ब्राजील में 3,95,000 और मेक्सिको में 2,15,000 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के नए मामलों, अमवात और रिकवरी का भी रिकॉर्ड आंकड़ा सामने आया है। इस दौरान 3,62,757 नए मरीज मिले और 3,285 लोगों की मौत हो गई। यह पहली बार है कि जब एक दिन में 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि इस बीच 2,62,000
39 लोग ठीक भी हुए। रिकवरी का ये आंकड़ा भी सबसे ज्यादा है। मंगल के रोज यानी पिछले 24 घंटों की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 66,358 नए मरीज मिले। इसके पहले पीर के रोज वहां 48,000 मुतासरीन की पहचान हुई थी। वहीं केरल, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश ऐसी रियासतें हैं जहां पिछले 24 घंटों में 30,000 से ज्यादा लोग मुतासिर मिले। उत्तर प्रदेश में 32,921, केरल में 32,819 और कर्नाटका में 31,830 मुतासरीन पाए गए। अगर अलग अलग शहरों के हिसाब से देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा मरीज बेंगलुरु में हैं। यहां एक्टिव मरीजों की तादाद 2,06,223 है। अब तक इस शहर में 6,87,751 लोग मुतासिर पाए जा चुके हैं। इनमें से 4,75,525 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 6,002 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुल्क में दूसरे नंबर पर पुणे है, वहां 1,04,561 एक्टिव केसेस हैं, जबकि दिल्ली में 98,264 एक्टिव केसेस हैं। तेलंगाना में कोविड-19 के 8,061 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 4,19,966 हो गई है। रियासत में बहशत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 2,150 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 56 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 5,093 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,45,683 हो गई। रियासत में 72,133 एक्टिव केसेस हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 82,270 टेस्ट किए गए, ताहम 5,241 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहशत मजमूई 1,27,00,000 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 1,508 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। राजस्थान में ऑक्सीजन और बेड की कमी के चलते हालात बेकाबू हो रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते जयपुर, बीकानेर, कोटा में 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया। जयपुर के एक निजी अस्पताल में मंगल की रात ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने से 4 मरीजों की मौत हो गई। कोटा और बीकानेर में भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से 6 मरीजों की जान गई। रियासत में एक हफ्ते के अंदर 1,07,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 599 लोगों की मौत हुई है। केसों की तादाद तेजी से बढ़ने की वजह से भी अस्पतालों में बेड की कमी बढ़ती जा रही है। राजस्थान में कोरोना के पिछले 24 घंटों के अंदर 16,089 केसेस मिले। पहली बार 121 मरीजों की एक दिन में मौत हुई। 27 दिनों में कोरोना के 2,13,000 नए केसेस मिले। कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर महाराष्ट्र के जिले थाने में एक अस्पताल में आग लग गई। मंगल को देर रात किए इस लगने वाली आग में 4 मरीजों की जान चली गई। मुंद्रा के प्राइम क्रिटी केयर अस्पताल में रात के तकरीबन 3 बजे आग लगने का वाकया पेश आया। वाकये के वक्त अस्पताल में तकरीबन 20 मरीजों का इलाज चल रहा था। बकिया मरीजों को दूसरे अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 फायर इंजनों और 2 वाटर टैंकरों की मदद से अस्पताल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रियासत के वजीर जितेंद्र ओहाड़ मौके पर पहुंचे। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने महलूकीन के अहले खाना के हक में 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। नेज़ हादसे की जांच के अहकामात भी दिए गए हैं। एक ओहदेदार ने बताया कि अस्पताल से 20 मरीजों को बाहर निकाला गया, जिसमें से 6 मरीज आईसीयू में दाखिल थे। आग की वजह से अस्पताल की पहली मंजिल खाकस्तर हो गई। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कोई भी कोरोना का मरीज दाखिल नहीं था। आईसीयू में दाखिल मरीजों को बिलाल अस्पताल में दाखिल कराया गया, जबकि दीगर मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। इससे पहले मुंबई से मलखा विरार इलाके में विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में आग लगने से वहां दाखिल कोरोना के 17 में से 14 की मौत वाक़ई हो गई थी। आग लगने के वक्त अस्पताल में कुल 90 मरीज जेर इलाज थे। 3 आईसीयू के मरीजों को दूसरे अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली। एकंदर 17 पेशंट होते, त्याच्यातले 3 जण मृत्युमुखी पडल्याचे प्राथमिक अंदाज आहे। बाकीचं कशामुळे आग लागली, का आग लागली ही चौकशी समिती नेमून त्याची चौकशी केली जाईल। मृतांना
प्रत्येकी 5 लाख रुपये देण्याचा आदेश माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला आहे. त्याप्रमाणे 5 लाख रुपये दिले जातील. जखमींनाही 1-1 लाख रुपये दिले जातील. पण दिल्ली इन दिनों कोरोना की चौथी लहर से जूझ रही है। मरकज हो या रियासती हुकूमत, सभी इसके आगे बेबस नजर आ रहे हैं। यहां कोरोना की वजह से रोजाना होने वाली अमवात का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। एक महीना पहले की बात करें तो दिल्ली में 28 मार्च को 1881 कोरोना मुतासरीन मिले थे। यह आंकड़ा 27 अप्रैल को 24,000 के पार चला गया। यानी रोजाना मुतासरीन के आंकड़े में 1,180% की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। इन हालातों के बीच चारशुम्बे से यहां अरुण जेटली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल के लीग मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज से अगले 10 दिन में यहां जुमला 8 मैच खेले जाने हैं। शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला जा रहा है। इसके अलावा मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीमें भी यहां मैच खेलेंगी। इनमें चारों टीमों के करीब 100 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। उनके साथ भारी तादाद में सपोर्ट स्टाफ भी होगा। ऐसे में उनकी कोरोना के दौर में खिलाड़ियों की हिफाजत और सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ही कई खिलाड़ी कोरोना की चपेट में आ गए थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के नीतीश राणा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के देवदत्त पडिक्कल, दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल, एनरिच नोखरिया और डैनियल सैम्स भी मुतासिर हो चुके हैं। दिल्ली समेत 6 जगहों में आईपीएल कराया जा रहा है। ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह जाने के दौरान खिलाड़ियों के मुतासिर होने का खतरा बना रहता है। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के तजुर्बेकार खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने खानदानी वजूहात की वजह से इस लीग से हटने का फैसला किया था। इसके अलावा 3 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स भी आईपीएल 2021 से हट चुके हैं। इनमें राजस्थान रॉयल्स के एंड्रयू टाई और आरसीबी के केन रिचर्डसन और एडम जंपा शामिल हैं। रिचर्डसन और जंपा अभी प्लेन मुहैया ना होने की वजह से हिंदुस्तान में ही अटके हुए हैं। हालांकि बीसीसीआई ने कहा कि वो लीग खत्म होने के बाद सभी खिलाड़ियों को उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम करेगी। स्टेडियम से महज 1100 मीटर दूर में वाक़ एलएनजेपी हॉस्पिटल में कोरोना के हजारों मरीज एडमिट हैं। कईयों को बेड तक नहीं मिल रहा है। ऐसे में इंडियन प्रीमियर लीग के इनेकाद को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कोरोना वबा का खौफ लोगों पर इस कदर हावी है कि वो रिश्ते नाते और इंसानियत तक भूलते जा रहे हैं। हालात यह है कि किसी की नेचुरल डेथ के बाद भी शमशान घाट तक लाश ले जाने के लिए 4 कंधे मिल पाना मुश्किल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही 2 मामले सामने आए हैं। जौनपुर में एक बुजुर्ग खातून की मौत के बाद कोरोना के डर से गांव वालों ने मुंह मोड़ लिया। ऐसे में बेबस शोहर बिना कफन के ही लाश को साइकिल पर रखकर गांव से बाहर नदी के किनारे आखिरी रसूमात के लिए पहुंच गया। लोगों को इस पर भी एतराज था तो वो मौके पर पहुंच गए और आखिरी रसूमात नहीं होने दी। इस बारे में इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को वापस घर लाया। इसके बाद कफन मंगवाकर पूरे रीति रिवाज के साथ गाड़ी से लाश को शमशान भिजवाकर आखिरी रसूमात करवाई गई। जौनपुर के मडियाहू कोतवाली इलाके के अंबरपुर गांव के रहने वाले तिलकधारी सिंह की बीवी राजकुमारी, जिनकी उम्र 55 बरस की थी, उनकी तबीयत खराब थी, जिसके बाद तिलकधारी मंगल के दिन अपनी बीवी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां राजकुमारी की मौत हो गई। बीवी की मौत के बाद अस्पताल से लाश एम्बुलेंस से घर पहुंचा दी गई, लेकिन घर पर लाश पहुंचते ही गांव वालों ने कोरोना के डर से मुंह मोड़ लिया और अपने दरवाजे बंद कर लिए। लाश की हालत खराब होती देख शोहर ने अकेले ही आखिरी रसूमात करने का फैसला किया और अपनी बीवी की लाश को साइकिल पर लाद कर नदी के किनारे पहुंच गया। नोएडा के सेक्टर 19 में रहने वाले 52 साल के एक और शख्स की कोरोना से मौत हो गई। उनकी लाश कई घंटे घर में पड़ी रही। पड़ोसी मदद के बजाय घर छोड़कर भाग गए तो सेक्टर 20 कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची। मरने वाले की बेटी और मां के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो आखिरी रसूमात कर सके। ऐसे में पुलिस ही मदद के लिए आगे आई और आखिरी रसूमात करवाया। इसके लिए पुलिस वालों ने कंधों पर लकड़ियां ढोकर चिता सजाई। मरने वाले की बेटी ने लाश को मुख अग्नि दी। कोरोना की दूसरी लहर में जहां लोगों को बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाएं नहीं मिल रही हैं, ऐसे में 85 बरस के एक बुजुर्ग जाने से पहले जिंदा दिली और मदद की ऐसी मिसाल पेश कर गए जिसे हर कोई याद रखेगा।
महाराष्ट्र के नागपुर के नारायण भावराव दाभाडकर, जिनकी उम्र 85 बरस थी, अस्पताल में भर्ती थे। इस बीच वहां एक खातून 40 साल के अपने शौहर को लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि बेड खाली नहीं था। खातून डॉक्टर्स के सामने गिड़गिड़ाने लगी। ये देखकर दाभाडकर ने अपना बेड उस खातून के शौहर को देने के लिए अस्पताल इंतजामिया से गुजारिश कर दी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं, मेरी उम्र अब 85 साल है, इस खातून का शौहर नौजवान है, उस पर खानदान की जिम्मेदारी है, इसीलिए उसे मेरा बेड दे दिया जाए। दाभाडकर की गुजारिश को मानते हुए अस्पताल इंतजामिया ने उनसे एक कागज पर लिखवाया, मैं अपना बेड दूसरे मरीज के लिए अपनी मर्जी से खाली कर रहा हूं। इसके बाद दाभाडकर घर लौट गए, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती गई और 3 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। दाभाडकर को कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था। उनका ऑक्सीजन लेवल 60 तक गिर गया था। उनके दामाद और बेटी उन्हें इंदिरा गांधी अस्पताल ले गए। वहां बड़ी मशक्कत के बाद बेड मिला, लेकिन दाभाडकर अस्पताल से घर लौट आए ताकि एक नौजवान को बेड मिल सके। नारायण भावराव की मौत सिस्टम की एक बड़ी नाकामी को भी जाहिर करती है। अगर जिले के हॉस्पिटल्स में दरकार तादाद में बेड्स मौजूद होते तो दाभाडकर को अपना बेड नहीं छोड़ना पड़ता। मरीजों की लगातार बढ़ती तादाद के बीच नागपुर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मिली जानकारी के मुताबिक 28 अप्रैल की दोपहर 3:50 पर वहां सिर्फ 11 आईसीयू बेड खाली थे। वहीं ऑक्सीजन बेड की तादाद वहां सिर्फ 45 बची हुई थी। दुनिया में कोरोना वबा को लेकर हाहाकार है। साइंटिस्ट इसके फैलाव की वजूहात और रोकथाम के लिए टीकों के लिए स्टडी कर रहे हैं। दिन रात इस पर काम चल रहा है। ऐसे में वायरस के जो स्प्रेड होता है उसको लेकर एक नई जानकारी सामने आई है कि वायरस खुले के मुकाबले बंद माहौल में तेजी से फैलता है। ब्रिघम और वुमेन हॉस्पिटल के एक एक्सपर्ट डॉक्टर पॉल ने द न्यू वर्ल्ड जर्नल में एक अपना आर्टिकल पब्लिश करवाया। उसके मुताबिक खुले में वायरस बहुत देर तक जिंदा नहीं रह पाता। हॉल के स्टडी से पता चला कि कोरोना वायरस और सांस से जुड़े दीगर वायरस का इन्फेक्शन 10% से कम खुली जगह हुआ है, जबकि बंद जगह में बाहर के मुकाबले इन्फेक्शन के मामले 18 गुना ज्यादा थे। वहीं बंद एरिया में होने वाले सोशल प्रोग्राम्स में वायरस सुपर स्प्रेडर बन गया। यहां इन्फेक्शन के चांसेस 33% ज्यादा थे। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट डॉक्टर नूशिन रजानी के मुताबिक बाहर के माहौल में इन्फेक्शन होना पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि वो शख्स कितनी देर बाहर रहा। बाहर रहने का वक्त जितना ज्यादा होगा, इन्फेक्शन का इम्कान उतना ज्यादा होगा। इसीलिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना बेहद जरूरी है। कोरोना के खतरनाक होने के बीच स्वदेशी वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आई है। अमेरिका के चीफ मेडिकल एडवाइजर और एक टॉप एक्सपर्ट हैं डॉक्टर एंथनी फॉसी। उनके मुताबिक कोवैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट 617 को बेअसर करने में भी कारगर है। फॉसी का कहना है कि हिंदुस्तान में कोवैक्सीन लगाने वालों के डेटा से वैक्सीन के असर के बारे में पता चला। इसलिए हिंदुस्तान में मुश्किल हालात के बावजूद वैक्सीनेशन काफी अहम साबित हो सकता है। हिंदुस्तान में कोरोना के मामलों में आई अचानक तेजी की वजह से 617 वेरिएंट को ही माना जा रहा है। इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली और महाराष्ट्र में आ रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने 20 अप्रैल को कहा था कि कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट कोरोना वेरिएंट के खिलाफ भी प्रोटेक्शन देता है। अपनी स्टडी की बुनियाद पर आईसीएमआर ने कहा कि ब्राजील वेरिएंट, यूके वेरिएंट और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट पर भी यह वैक्सीन असरदार है और उनके खिलाफ भी यह प्रोटेक्शन देता है। मुल्क में चल रही सेकेंड वेव के लिए इन वेरिएंट्स को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दरअसल हिंदुस्तान की 10 रियासतों में सामने आया डबल म्यूटेंट कोरोना वेरिएंट सबसे खतरनाक है। ये न सिर्फ तेजी से ट्रांसमिट होता है बल्कि बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। वहीं यूके, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के वेरिएंट्स भी हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं। री इन्फेक्शन के केसेस भी सामने आए हैं। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने कोवैक्सीन के तीसरे फेज के आखिरी क्लिनिकल ट्रायल्स की रिपोर्ट में कहा था कि कोवैक्सीन क्लिनिकली 78% और कोरोना से शदीद रूप से मुतासिर मरीजों पर 100% तक असरदार है। कंपनी ने अपने एनालिसिस में कोरोना के 87 सिम्टम्स पर रिसर्च की थी। वैक्सीन को लेकर आखिरी रिपोर्ट जून में जारी की जाएगी।
कोरोना के बहरान के दौरान महाराष्ट्र पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की कव्वाली सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ये कव्वाली हालांकि साबरी ब्रदर्स की थी, जिसे बाद में सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में भी इस्तेमाल किया गया, जिसके बोल हैं भर दो जोली मेरी या मोहम्मद। पुलिस एहलकार एक बाल्टी को बजाते हुए कव्वाली गा रहे हैं। उनके सामने कई दूसरे पुलिस वाले बैठे हैं। सभी बड़े चाव से इस कव्वाली को सुन रहे हैं। दरअसल ये वीडियो 2018 का बताया जा रहा है। वबा के वक्त एक यूजर ने मुल्क के हालातों के जल्द ठीक होने की दुआ के साथ इसे शेयर किया, जो देखते ही देखते फिर वायरल हो गई। लोग इस पुलिस एहलकार की जमकर सराहना भी कर रहे हैं, साथ ही कोरोना से खराब होते हालातों से जोड़कर इसे शेयर कर रहे हैं। साथ ही वबा से निजात पाने के लिए दुआ कर रहे हैं। यह वीडियो पाकिस्तान में भी खूब वायरल हो रहा है। हैशटैग पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया के साथ पड़ोसी मुल्क में भी लोग इस वीडियो को शेयर करके हिंदुस्तान में कोरोना से बिगड़ते हालात के जल्द सही होने की दुआ कर रहे हैं। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में, जब तलक तू बना दे न दिल की, दर से तेरे न जाए सवाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खोजते खोजते तुझको देखा, क्या सकाया नबी हो गया हूँ, मैं तो दर दर बदर फिर रहा हूँ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड वबा के वक्त सामान के ट्रांसपोर्ट में हिंदुस्तानी फिजाइया की कोशिशों को ज्यादा रफ्तार और सलामती के साथ बड़े पैमाने पर करने की जरूरत का इजहार किया। मोदी ने आज वजीर आजम की रिहाइशगाह में हिंदुस्तानी फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया से कोविड आलमी वबा में फिजाइया की जानिब से की जाने वाली कोशिशों की मालूमात दी। इस मीटिंग में एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने वजीर आजम को मुतल्ला किया कि फिजाइया 24 घंटे एक्टिव है। मुल्क और बैरून मुल्क से अपने बेड़े तैयारों के जरिए कोविड से मुतालिक अशिया के ट्रांसपोर्ट के लिए हर वक्त तैयार है। क्रू मेंबरान को इसी के हिसाब से तैयार रहने की हिदायत दी गई है। मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन टैंकर और ज़रूरी अशिया के ट्रांसपोर्ट का काम ज़्यादा रफ्तार और सलामती के साथ बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि ये इस तरह से किया जाए कि फिजाइया के जवान और अफसर वायरस के शिकार ना हो और अशिया की नकलो हमल भी मुकम्मल हिफाजत के साथ हो। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि हम कोरोना के सियाह तूफान में फंस चुके हैं और सिस्टम बेबस हो चुका है, लिहाजा इस तबाही को शिकस्त देने के लिए लोगों से बाहमी हिमायत हासिल करनी होगी। इस ताउन से तबाही को मात देकर अंधेरे से उजाले की तरफ आना है। चाशुंबी के रोज जारी एक बयान में प्रियंका गांधी ने कहा कि मायूसी जो चारों तरफ फैली है वो इसके दरमियान सबको ढारस बांधते हुए दूसरों की मदद के लिए जो बन पड़े बगैर थके वो करना है और थकान को नजरअंदाज करके काली आंधी का डटकर मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि ये तारीकी जो हमारे चारों जानिब फैली हुई है उसको चीरते हुए रोशनी एक बार फिर उभरेगी। ये हम सब की जिंदगी का एक अहम मोड़ है जहां हम अपनी हद से बाहर जाने के काबिल हैं और एक बार फिर हम अपने जीने के लामहदूद ख्वाहिशात से रूबरू होंगे। हमारे सामने बेबसी और खौफ को एक तरफ हटाकर हम पर बहादुर बने रहने का चैलेंज है, लिहाजा हम सब इस जंग में शामिल हैं। जात पात मजहब तबका या किसी भी दूसरे इम्तियाज को मुस्तरद करते हैं। ये वायरस तफरीक को तस्लीम नहीं करता है। वहीं राहुल गांधी ने भी एक दूसरे की मदद का ऐलान करते हुए कहा कि आम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, ये जाहिर करते हैं कि किसी के दिल को छूने के लिए किसी के हाथ को छूने की जरूरत नहीं है। मदद का हाथ बढ़ाते चलो, इस अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दरमियान मरकज ने उस कानून का इतलाक कर दिया जो दिल्ली में अवाम के जरिए मुंतखब शुदा हुकूमत के मुकाबले में एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा इख्तियारात फराहम करता है। नए कानून के मुताबिक दिल्ली हुकूमत का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। दिल्ली की हुकूमत को अब कोई भी इंतजामी फैसला लेने से कबल एलजी से इजाजत तलब करना होगा। एनसीटी हुकूमत तरमीमी कानून 2021 नामी इस कानून में अवाम की मुंतखब शुदा हुकूमत पर एलजी को फौकियत दी गई है। वजारत दाखिला की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कानून की दफात को 27 अप्रैल से नाफिज कर दिया गया।
वाज़ेह है कि गुज़िश्ता महीनों दोनों ऐवानों में सख्त मुखालिफत के दरमियान इस मुतनाज़िया कानून को मंजूरी दी गई थी। लोकसभा ने 22 मार्च को और राज्यसभा ने 24 मार्च को इसको मंजूरी दी थी। जब इस कानून को मंजूर किया गया तब दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इसे जमहूरिया हिंद के लिए तकलीफदा दिन करार दिया था। ख्याल रहे कि अरविंद केजरीवाल की क़यादत में आम आदमी पार्टी ने 2020 के असेंबली इंतखाबात में 70 में से 62 सीटों पर कब्जा किया था। बीजेपी के खाते में 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। अरविंद केजरीवाल ये इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं कि मरकजी हुकूमत एलजी के तवस्सुत से दिल्ली पर मुंतखब हुकूमत के बरक्स हुक्मरानी करने और दिल्ली हुकूमत की स्कीमों को रोकने की कोशिश कर रही है। इख्तियारात की इस रस्साकशी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2018 में एक अहम फैसला सुनाया था, जहां आईनी बेंच ने यह बंदोबस्त किया था कि एलजी को फैसला लेने का कोई आज़ादाना इख्तियार नहीं है और वह मुंतखब शुदा हुकूमत की सिफारिशात पर काम करने का पाबंद है। कोरोना की वबा के इस दौर में ऑक्सीजन का बहरान लोगों की जान ले रहा है, फिर भी लोग पेड़ों की अहमियत नहीं समझ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के सिंघोरी वन जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, वहां 2 पेड़ काटने वाले एक मुलजिम छोटे लाल पर बमहोरी फॉरेस्ट डिवीजन ने 1,21,07,700 रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल ये दोनों पेड़ सागवान के थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे जंगल के खिलाफ एक एक्शन समझा और एक पेड़ की उम्र 50 साल मानकर जुर्माने का कैलकुलेशन किया। दरअसल मुलजिम ने इस साल जनवरी में सागवान के 2 पेड़ काट दिए थे, तभी से वो फरार चल रहा था। बमहोरी के जो अफसर हैं वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के महेंद्र कुमार पलेचा, उन्होंने बताया कि डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के मुताबिक एक पेड़ की उम्र 50 साल होती है। 50 साल में एक पेड़ 52,04,000 रुपए के फैसिलिटीज मुहैया कराता है। इनमें 11,97,500 रुपए की ऑक्सीजन है जो वो छोड़ता है। यही ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को बचाने का काम करती है। इतने सालों में यही एक पेड़ 23,68,400 रुपए का पोल्यूशन कंट्रोल करता है, जबकि 19,97,500 रुपए का वो जो ज़मीन का प्रोटेक्शन है वो करता है या उसे मजबूत बनाने में मदद करता है। बारिश के पानी को रोकने, कटाव रोकने, पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में 4,37,000 रुपए की मदद करता है। इस तरह एक पेड़ हमें 50 साल में 52,04,000 रुपए से ज़ायद का फ़ायदा पहुंचाता है। इसीलिए छोटे लाल पर सागवान के 2 पेड़ काटने पर 1,21,07,700 रुपए जुर्माना लगाया गया। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। इसमें 26 अप्रैल को ही चालान पेश किया गया था। साथ ही पेड़ काटने से होने वाले नुकसान की बुनियाद पर कड़ी सजा देने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे गढ़चिरौला जिले में चारशंबे की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। करीब 4 घंटे चली इस मुठभेड़ के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। उनकी लाशें भी बरामद कर ली गई हैं। अभी इस मामले में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस अफसरों की जानिब से शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में गढ़चिरौला जिले के एटापल्ली में नक्सलियों की मौजूदगी की इत्तला पर C-60 फोर्स के जवान सर्चिंग पर निकले थे। चारशंबे की सुबह करीब 6:30 बजे जाम्बिया गट्टा के जंगलों में घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस पर जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। करीब 4 घंटे चली मुठभेड़ के दौरान 2 नक्सली मारे गए। एक का नाम वीरेंद्र नरोटी और दूसरे का अजय नरोटी बताया गया। असम में चारशंबे की सुबह 6.4 मैग्नीट्यूड का जल्जला आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ये जल्जला सुबह 7:51 पे आया। इसका मरकज यानी एपी सेंटर सोनितपुर जिले में था। इस जल्जले से नॉर्थ ईस्ट के साथ ही उत्तर नॉर्थ बंगाल के कई इलाकों में भी तेज झटके महसूस किए गए। असम के वजीर हेमंत बिस्व शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने तेज झटके महसूस किए। गुवाहाटी समेत कई जगहों से दीवारें टूटने और बड़ी दरारें आने की तस्वीरें सामने आई। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी की जान जाने की खबर नहीं है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।